ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। पूनम की नई नई शादी हुई थी। बहू, ठंडी तो बहुत है आज। थोड़ी देर में सारे गांव वाले तुझे देखने आने वाले हैं। सबके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर लेते हैं। सासू माँ, आप तो कांप रही हैं। आप आराम कीजिए, मैं सबके लिए चाय नाश्ता बना लूंगी। पूनम मिट्टी के चूल्हे में चाय और कुछ नाश्ता तैयार करने लगी। तभी अचानक बर्फबारी शुरू हो गई और गाँव के बहुत सारे लोग उसके घर में इकट्ठा हो गए। आप लोग तो बहुत जल्दी आ गए। मुंह दिखाए की रस्म में तो अभी थोड़ा टाइम है। अरे भाई साहब, हम सब लोग गांव में टहल रहे थे, तभी अचानक बर्फबारी शुरू हो गई और हम आपके घर में घुस गए। कोई बात नहीं, अब आप लोग आ ही गए हैं तो बैठिए। पूनम चाय नाश्ता बना ही रही है, अभी उसे बुला कर लाता हूँ। माँ कहाँ चली गई? देखो सब लोग आ गए हैं। पूनम की सास रजाई के अंदर आराम कर रही थी, लेकिन नीरज की आवाज सुनकर वो उठ गई। क्या हुआ बेटा, लोग बहुत जल्दी आ गए क्या? अरे माँ, बाहर बहुत तेज बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी से बचने के लिए कुछ लोग हमारे घर के अंदर आ गए। अब उन्हें भगा तो नहीं सकता ना। थोड़ी देर बाद पूनम सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आई। सभी ने उसका चेहरा देखा और थोड़ा बहुत उपहार भी दिया। बहू देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन शादी होते ही बर्फबारी शुरू हो गई इस गांव में। पंडित जी ने बोला था कि मुहूर्त बहुत अच्छा है, शादी कर लो, वरना फिर 2 महीने बाद का मुहूर्त है, इसीलिए हमने कर ली। मुंह दिखाई की रस्म खत्म हो गई और धीरे धीरे पूनम की जिंदगी अपने ससुराल में कटने लगी। लेकिन हर दिन बर्फबारी और ठंड का कहर जारी था। एक दिन जब पूनम रात में सबके लिए खाना बनाकर लाई, तब आप लोग खाना खा लीजिए और नीरज जरा मेरे साथ चलिए। किचन में बर्फ के टुकड़े छत से टपक रहे हैं। ये लो, अभी कुछ दिन पहले बरसात थी तो बरसात में पानी टपकता था। किसी तरह मैंने सही किया, ठंडी में बर्फ गिरना शुरू हो गई। चलो चलकर देखते हैं। नीरज पूनम के साथ किचन की तरफ गया तो वहाँ पर बर्फ के बहुत ही मोटे मोटे टुकड़े गिर रहे थे। तभी नीरज ने कहा, पूनम ऐसा करो, इसके नीचे एक बड़ा सा कोई बर्तन रख दो, वरना किचन में बर्फ इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ संभालती हूँ, तब तक आप खाना खा लो जाकर। सभी लोगों ने खाना खाया, लेकिन पूनम अभी तक बर्तन में बर्फ ही इकट्ठा कर रही थी। थोड़ी देर बाद बर्फबारी इतनी तेज हो गई कि घर के बाहर से ठंडी हवाएं और बर्फ के टुकड़े उसके घर में इकट्ठा होने लगे। बर्फ के टुकड़े इतने पावरफुल थे कि उसके घर की छत ढह गई। माँ, पिताजी, हमारे घर की छत ढह गई इस भयंकर ठंड में। अब हम क्या करेंगे? हम लोग जल्दी से अपना सामान उठाकर बाहर बरगद के पेड़ के नीचे चलकर बैठते हैं, वहीं देखेंगे क्या करना है। हाँ, ये तुमने सही कहा पूनम। चलो जल्दी से बाहर चलो, वरना यहाँ तो हम खुद बर्फ बन जाएंगे। चलकर गाँव वालों से कुछ मदद मांगने की कोशिश करते हैं। नीरज अपने परिवार को लेकर घर से बाहर आ गया। बाहर बहुत तेज बर्फबारी हो रही थी। जल्दी जल्दी भागकर वो लोग गांव के ही एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। नीरज ने सभी के ऊपर कंबल डाल दिया। आप लोग यहीं रुको, मैं गाँव वालों से कुछ मदद मांगने की कोशिश करता हूँ। नीरज भागकर गांव वालों से मदद मांगने लगा। काका, इस भयंकर बर्फबारी में हमारा घर तबाह हो गया। अभी मेरी नई नई शादी हुई है, क्या मेरे परिवार को आप लोग अपने घर में पनाह दे सकते हैं आज रात? अरे नीरज बेटा, हमारे घर की भी छत टपक रही है। हमारा घर भी न जाने कब ढह जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जाओ गजोधर से जाकर बात करो, उसका घर तो बहुत बड़ा है, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर पाए। नीरज भागकर गजोधर काका के घर गया, लेकिन उसके घर भी बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए थे, इसलिए उसने भी मदद से मना कर दिया। सारा गांव भटकने के बाद नीरज फिर से उसी बरगद के पेड़ के नीचे आ गया, जहाँ पर उसका पूरा परिवार बैठा हुआ था और ठंड से ठिठुर रहा था। क्या हुआ, कहीं जुगाड़ नहीं बना क्या? नहीं पूनम, गांव में किसी ने हमारी मदद नहीं की, और वैसे भी इतनी भयंकर बर्फबारी हो रही है, लोग हम लोगों को अपने घर में क्यों सोने देंगे? चलो यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ भी बर्फ अब लोगों के ऊपर पड़ने लगी है। पास में एक रेलवे स्टेशन है, वहीं पर रात बितानी पड़ेगी। हाँ बेटा, ये सही रहेगा। कम से कम वहाँ हमारे ऊपर बर्फ तो नहीं पड़ेगी। सुबह उठकर देखते हैं क्या करना है। नीरज अपने परिवार को लेकर पास में ही एक छोटे से रेलवे स्टेशन के पास चला गया। उसने प्लेटफॉर्म पर ही अपने परिवार को बिठा दिया। तभी वहाँ पर कुछ आरपीएफ वाले आ गए। आप लोगों की ट्रेन आने वाली है क्या? नहीं दरोगा साहब, बात दरअसल ये है कि बर्फबारी में हमारी छोटी सी झोपड़ी बर्बाद हो गई, इसीलिए हम रात बिताने यहाँ चले आए। देखो, ये कोई आश्रम नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर रात बिताने आ गए। ये प्लेटफॉर्म है। अगर अभी टीटी आ गया तो तुम लोगों को जेल के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोगों के पास तो प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं होगी। प्लेटफॉर्म पर फालतू बैठना पूरी तरीके से मना है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। दरोगा साहब, इतनी रात में हम कहाँ जाएंगे? बर्फबारी भी बहुत हो रही है, हमारे पास घर भी नहीं बचा। कम से कम एक इंसानियत का फर्ज तो निभाइए। फिलहाल मेरे वतन पर वर्दी है, तो मैं इंसानियत का फर्ज नहीं बल्कि अपनी ड्यूटी का फर्ज निभा रहा हूँ। आप बुजुर्ग हैं, मुझे लगता है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। नीरज बेटा, दरोगा साहब की भी मजबूरी है, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। चलो कहीं और अपना ठिकाना देखते हैं। इसके बाद नीरज ने सारा सामान उठाया और अपने परिवार को लेकर उस स्टेशन से भी निकल गया। पैदल भटकते भटकते स्टेशन से थोड़ी दूर पर एक बहुत पुरानी ट्रेन के कुछ डिब्बे रेल की पटरी पर खड़े थे। उनमें जंग लग चुकी थी। पिताजी, वो सामने ट्रेन के डिब्बे दिख रहे हैं आपको? वो कई सालों से ऐसे ही खड़े हैं, उसमें जंग लग चुकी है। मुझे नहीं लगता वहाँ कोई आएगा। चलो हम लोग वहीं चलते हैं। लेकिन अगर वहाँ भी पुलिस वाले आ गए और हमें उस ट्रेन के डिब्बे से भगा दिया तो? अरे तो क्या, जब तक कोई नहीं भगाता तब तक तो हम वहाँ रह सकते हैं ना। और वैसे भी कोई प्लेटफॉर्म तो है नहीं वहाँ कि हमें वहाँ की टिकट लेनी पड़ेगी। नीरज बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। इतनी भयंकर बर्फबारी में हमें अपना सर छुपाने के लिए कोई ना कोई जगह तो चाहिए ही ना।
एक बार फिर से नीरज ने अपना सारा सामान उठाया और अपने परिवार के साथ उस ट्रेन के अंदर चढ़ गया। उस ट्रेन में जंग लग चुकी थी और अंदर से बहुत गंदी भी थी। आप लोग बस मुझे 5 मिनट का समय दीजिए, इन ट्रेन के डिब्बों को मैं बिल्कुल घर जैसा बना देती हूँ। थोड़ी ही देर में साफ सफाई करके अंदर से उस ट्रेन को पूनम ने बहुत अच्छा घर जैसा बना दिया। फिर वहाँ पर उन्होंने अपना बिस्तर बिछाया और सो गए। पूनम, माता पिता को इसी डिब्बे में सोने दो, हम लोग बगल वाले डिब्बे में चलते हैं। आज हमारी सुहागरात भी है। किसी भी औरत की ससुराल ट्रेन में मैंने पहली बार देखी है। पूनम, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। शादी होते ही हमारा घर उजड़ गया इस ठंड में, तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी। अरे नहीं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, बल्कि मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। इस तरह की नई नई चीजें जिंदगी में होती रहनी चाहिए। उस ट्रेन के डिब्बे में ससुराल होना कितने मजे की बात है ना। नीरज और पूनम दूसरे डिब्बे में चले गए। जब वो लोग सोकर उठे तब तक उस डिब्बे में कोई नहीं आया था। आसपास जंगल था और बहुत सन्नाटा भी। यहाँ हमें परेशान करने के लिए कोई नहीं आया। अब हम कुछ दिन यहाँ पर रह सकते हैं। आसपास घना जंगल है और सन्नाटा भी। लेकिन हमारे खाने पीने का क्या होगा? थोड़ी मिट्टी ले आते हैं और मिट्टी का चूल्हा बनाकर आप लोगों के लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ, क्योंकि खाने का सामान तो हमारे पास है ही। नीरज और पूनम बाहर जाकर मिट्टी ले आए और पूनम ने ट्रेन के डिब्बे के अंदर ही मिट्टी का चूल्हा बना दिया। उसके बाद उसने सभी लोगों के लिए चाय नाश्ता बनाया और सभी ने नाश्ता किया। पूनम, अब हमें आगे की जिंदगी बिताने के लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। आखिर हम कब तक इस ट्रेन में रहेंगे? ऐसा करते हैं, तुम्हारे हाथों की चाय बहुत स्वादिष्ट है और पकौड़े भी तुम बहुत अच्छे बना लेती हो, तो क्यों ना मैं प्लेटफॉर्म के बाहर जाकर चाय और पकौड़े बेचूं? वैसे ये बहुत अच्छा सोचा है बेटा तुमने। इस ठंड में बहुत बिक्री होगी, ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। नीरज ने अगले ही दिन प्लेटफॉर्म के बाहर एक टपरी बना ली। वो टपरी उसने उसी जंगल की लकड़ियां काट कर बनाई थी। अब पूनम उस टपरी में चाय पकौड़े बनाती और नीरज उसे बेचता। ठंड का मौसम इतना ज्यादा था कि उसके चाय पकौड़े तुरंत बिक जाते थे। ऐसे ही धीरे धीरे उन लोगों ने पैसे इकट्ठे किए और अपना गांव वाला घर फिर से ठीक कर लिया। अब नीरज प्लेटफॉर्म पर चाय पकौड़े बेचने लगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल जॉन टून को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।